नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकनीति और इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से, जहां पर कि अयोध्या मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुरक्षित कर लिया है। सुबह से इस मामले की सुनवाई चल रही थी, जब मुस्लिम पक्ष द्वारा इस पूरे मामले में पीछे हटने की बात भी सामने आई थी। हालांकि ये महज एक अफवाह बनकर रह गई, उनकी तरफ से ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं हुई है। अब जो है वो रंजन गोगोई की बेंच ने इस पूरे मामले को सुरक्षित कर लिया है। हमारे साथ इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हमारे एडिटर आदित्य सिंह। सर, आज जो है सुबह से हम देख रहे थे कि जानकारी आ रही थी कि आज जो है वो पूरा मामला की सुनवाई पूरी हो जाएगी और कुछ ना कुछ आ सकता है, लेकिन अब मामले को सुरक्षित कर लिया गया है। नहीं, मैं तो पहले से इस बात के पक्ष में नहीं था कि नतीजे जो भी सुप्रीम कोर्ट का अपना नतीजा होगा उसको आज रिवील करेगा। मेरी जो अपनी समझ है वही था कि अगर जस्टिस गोगोई अंतिम निर्णय लेते भी हैं तो उसको अपने तक सुरक्षित रखेंगे, पब्लिक डोमेन में वो नहीं आएगा। उसके कई सारे कारण हैं और कभी भी इस तरह के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट को हमेशा स्टेट की सिचुएशन पर नज़र बनाए रखनी होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है या देश में खास करके हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं अपने, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। कोर्ट बहुत सेंसिटिव एक प्रक्रिया के तहत चलता है, उसको ये पता होना चाहिए, होता भी है कि बाहर क्या चल रहा है, उसके एक फैसले से बाहर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट इस पर बहुत ज़्यादा सोचता है, उसके बाद ही कोई निर्णय वो पब्लिक डोमेन में लाता है। जब तक वो सहज नहीं हो जाएगा कि स्टेट अपनी जिम्मेदारी निभा लेगा, स्टेट इस तरह की किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होगा जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज होगा, तब तक जो है वो अपने पास इसको सुरक्षित रखेगा। जब ये बात उसको समझ में आ जाएगी नहीं अब सही है सब कुछ, तब वो चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट की अपनी इंटरनल प्रक्रिया होती है, इंटरनल प्रक्रिया के तहत कोर्ट जो है कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश करता है कि वहाँ कैसा चल रहा है, हम इसको अब पब्लिक करें कि नहीं करें, आप संभाल लेंगे कि नहीं संभाल लेंगे। तो कभी अब इसमें क्या होता है कि आप पॉलिटिकल एंगल भी इसमें देखने का प्रयास करिए कि 2021 में बंगाल के चुनाव हैं और बंगाल के चुनाव के ठीक पहले वहाँ पर जो ध्रुवीकरण हुआ, खास करके लोकसभा चुनाव से जो ध्रुवीकरण चल रहा है उससे पहले, वो ध्रुवीकरण का जो शब्द है वो क्या है, राम। ध्रुवीकरण के कई सारे नाम होते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण हुआ था 2016 के चुनाव से पहले, जो विधानसभा चुनाव था 17 के, उससे पहले 2016 में जो दंगे हुए थे, उसका जो ध्रुवीकरण का शीर्षक था कुछ और था, मुस्लिम हिंदू के नाम पे था। अभी जो बंगाल में चला उसका ध्रुवीकरण जो है वो राम के नाम पे हो रहा है। अयोध्या में जो है इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में अयोध्या के क्षेत्रों में खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो पोलराइजेशन हुआ राम के नाम पे हुआ। बिहार में जो पोलराइजेशन हुआ वो अलग नाम पे हुआ। तो पोलराइजेशन के अपने अपने नाम होते हैं, ध्रुवीकरण के अपने अपने नाम होते हैं। तो बंगाल का जो पोलराइजेशन है वो राम के नाम पे शुरू हुआ है। अब अगर राम मंदिर पे इस तरह का डिसीजन 2021 के चुनाव से पहले आता है तो ये कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव पर प्रभाव डालेगा और बीजेपी का पूरा प्रयास है कि इस पूरे मुद्दे को किसी तरह से अपना एक सक्सेस दिखाते हुए, जबकि एक तरह का कोर्ट का प्रोसीजर है, उसको अपना एक सक्सेस दिखाते हुए बंगाल के चुनाव में उसको भुनाने का प्रयास करे। और बीजेपी ऐसा करती भी है और सफल भी रहती है। कांग्रेस दूसरे हाथ में, उसके पास इस तरह के कोई काउंटर पॉलिटिक्स नहीं है, कोई इस तरह के लीडर नहीं है और खास करके बंगाल में तो कांग्रेस का कोई अपना अस्तित्व भी नहीं है। टीएमसी उसको कैसे फेस करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि राम के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो अब और अच्छे पायदान पे पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो अब इसको टीएमसी और लेफ्ट के लोग कैसे बंगाल में रोकेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा भी है कि जब बात जो है राम मंदिर की आती है तो ये पार्टियों का प्रश्न हो जाता है। हालांकि बीजेपी जो है कभी इस पूरे मामले में सामने आती है, फिर बीजेपी के ही जो राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्री के पद पर हैं, उन्होंने पूर्व में कहा था कि मंदिर बनाने का काम पार्टियां नहीं करती, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। हम आपको बता दें कि ये राम मंदिर का मसला पिछले 500 सालों से, जी हाँ 500 सालों से इसी तरह से चला आ रहा है। जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर जानते हैं, उस समय भी इस मामले की सुनवाई या कहीं इस मामले का पटाक्षेप नहीं हो पाया था, आज 2019 से। और अब माना जा रहा है कि अगले महीने की 17 तारीख को, यानी 17 नवंबर तक इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है। सर, हमने देखा है 1992 में जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है बढ़ा था और देश देश में एक चंदा लेने का जो है वो एक कहेंगे घर घर से चंदा लिया गया था। सब दिया गया था उसको।
जी कार सेवा शब्द दिया गया था, जी। जिसमें लोग वित्तीय और आर्थिक तौर पर और शारीरिक तौर पर उसकी राम मंदिर के बिल्डअप में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो शुरू होता है 90 के दशक से, जब आडवाणी जी रथ यात्रा के लिए सोचते हैं। फिर वो रथ यात्रा चालू होती है, पूरे देश में भ्रमण करती है, मुख्य स्थानों में खास करके हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में। फिर वो बिहार पहुंचती है, लालू प्रसाद यादव आडवाणी जी को अरेस्ट करवा लेते हैं। और उसके बाद उनके अरेस्ट करने के बाद भी राम मस्जिद का जो इस तरह का उसका तोड़ने का जो पूरा एक तरह की कॉन्स्पिरेंसी थी, कुछ खास लोगों के दिमाग में, वो सफल भी होती है। और उसी वक्त में क्या होता है कि माननीय मुलायम सिंह जो है उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के तौर पे उस समय वो रहते हैं, और वहाँ पर गोली चलवा दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में पूरे, खास करके पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की देखी जाए और पूरा एक ओवरऑल देखा जाए, तो उसी दिन से एक आइडेंटिफिकेशन समाजवादी पार्टी को मिल गया कि वो मुस्लिम प्रो मुस्लिम पार्टी है, और उसका वोट बैंक भी उधर ही जाके शिफ्ट हो गया। अब जो मेजर वोट बैंक था मुस्लिमों का, वो हमेशा से एसपी को वोट करते आया है, मुलायम सिंह यादव को वोट करते आया है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी तरफ बीजेपी को प्रो हिंदुत्व पार्टी का जो एक उसके पास एक छवि थी, उस पर एक समझ लीजिए कि आईएसआई का मार्क लग गया उस पूरे घटना के बाद। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि बाबरी आता है, और बाबरी में आडवाणी का जो बेस है उसको शक्ल दे देते हैं वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद हम पूरे विवाद को देखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 50 ज़्यादा पुराना नहीं जाना चाहता मैं, 50s के दशक से जब भारत आज़ाद होता है, तो इस पूरे मामले में नेहरू जी ने की सरकार में एक बार फिर होता है कि उसका पट खोल दिया जाए। फिर इंदिरा जी की सरकार में भी इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, फिर राजीव गांधी की सरकार में भी इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिर आते आते विवाद स्थापित हो जाता है। 80 के दशक की शुरुआत और 80 के दशक के अंत तक ये पूरा मामला एक विवाद के रूप में पूरे देश का एक राष्ट्रीय विवाद बन जाता है, और इस राष्ट्रीय विवाद को हम हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने लगते हैं। जहाँ तक की बात आपने कही कि मंदिर बनाने के राजनाथ सिंह वाले बयान की, तो मैं आपको बता दूँ कि वास्तव में राजनाथ सिंह का जो बयान था वो उनका एक सटीक बयान था। ना कोई राजनीतिक पार्टी कभी भी किसी मंदिर को नहीं बना सकती। मंदिर बनाने के लिए कभी वित्त बजट नहीं पास हो सकता। इस देश में कोई कितना भी नारा लगा ले कि देश हिंदू राष्ट्र है, किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि संसद के अंदर खड़े होकर के कह दे कि मैं 50,000 करोड़ रुपए राम मंदिर के लिए, फला मंदिर के लिए पास कर रहा हूँ या फला मस्जिद के लिए पास कर रहा हूँ। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में, 54 या 52 में हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं कि हमारा जो देश है वो सेकुलर देश है, वहाँ पर धार्मिक प्रक्रियाओं के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण से कोई जगह नहीं है, हम साइंस में बिलीव करते हैं। और दूसरी तरफ देखें कि भी राजनाथ सिंह ने जिस तरह से राफेल का पूजा पाठ किया, उस पर भी इस वाली बात को कोट किया गया कि भाई एक सेकुलर देश में आप कैसे इस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। ये देश हिंदुओं का भी है, मुस्लिमों का भी देश है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही सेकुलर है। हमारा प्रीएम्बल में भी इस चीज़ का जिक्र है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट बी द हिंदू ऑफ इंडिया, नॉट बी द मुस्लिम ऑफ इंडिया। तो आप पूरी तरह से उस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जा सकते। दूसरा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा जो मामला था, ये मंदिर का मामला नहीं है, ये दरअसल मामला है एक ज़मीन का। ये कभी भी राम मंदिर का इशू ही नहीं है। आप पूरे कोर्ट के पूरे केस स्टडी निकालिए, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को देखिए, ये कहीं से कहीं तक जो है राम मंदिर का एक शब्द का जिक्र नहीं है। वो राम जन्मभूमि की बात है। राम जन्मभूमि यानी विवाद जो है भूमि का है, मंदिर का विवाद नहीं है, मंदिर मस्जिद का विवाद ही नहीं, वो भूमि का विवाद है। दिस इज़ अ टोटली टाइटल सूट, जिसको हम संविधान की भाषा में बोलें या लीगल लैंग्वेज में बोलें तो टाइटल सूट का मामला है कि ये ज़मीन है और ज़मीन पे आप भी कह रहे हैं मेरा हक है, दूसरा पक्ष कह रहा है मेरा हक है, तीसरा पक्ष कह रहा है मेरा हक है। एक तरह का सिविल केस है ये, जो ज़मीन का मामला है। अब कोर्ट ये तय करेगी कि ज़मीन किसके हिस्से की है। जैसे मान लीजिए कि वो रामलला अखाड़े के पास वो ज़मीन आती है, या किसी के पास सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास मान लीजिए आती है, कल्पना करिए आप, तो वो उस मंदिर बनाने के या मस्जिद बनाने का डिसीजन नहीं होगा, वो उस ज़मीन का मालिकाना हक देने का बात होगा कि आप इसके मालिक हैं। अब आप उस पर क्या बनाते हैं, आप निर्णय ले लीजिए। तो इस पूरे मामले को कैसे टूल दिया जाता है, हमारे टीवी चैनलों में देखिए, आज सुबह से जी न्यूज़ 1 घंटे मैं 12 बजे के आसपास जी न्यूज़ का देखा, मैं आपको फ़ोन भी किया कि देखिए खबर में कितनी सच्चाई है। उसमें जी न्यूज़ चला रहा है कि जो है राम मंदिर को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड पीछे हट गया है। राम मंदिर को लेकर नहीं, टाइटल सूट को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड पीछे हट सकता है। वहाँ बैठे एडिटर जो टाई लगा के बैठते हैं, उनको क्या पेपर पढ़ने नहीं आता? क्या दिक्कत है आपको उसको टाइटल सूट बोलने में या राम जन्मभूमि बोलने में? राम मंदिर को लेकर सुन्नी बोर्ड पीछे हट गया, और जबकि उसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस तरह का नहीं है। तो पूरी तरह से एक मामला है ज़मीन का,
ज़मीन के टुकड़े का, और ज़मीन के टुकड़े का मालिकाना हक की लड़ाई है। जो इस हक को जीतेगा वो निर्णय लेगा कि वहाँ पर राम मंदिर बने या क्या बने। बहुत ही जो है, जब हम धर्म के चश्मे से इस पूरे विषय को देखते हैं तो हमारी भावनाएं जो होती हैं वो उस ओर जागृत हो जाती हैं जिस ओर से यह पूरा मामला शुरू होता है। जैसा कि आदित्य सर ने बताया कि यह पूरा मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो अब जब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है सर, अब जो है धीरे धीरे अब पत्रकारों के नैरेटिव आएंगे, शाम 8 बजे तक ऐसा अखाड़ा सजा दिया जाएगा। और जो आपने बात बोली थी कि हिंदू मुस्लिम डिबेट इसे ना बनाया जाए, नहीं वो तो बनना तय है। अब जान लीजिए कि आप आज सुबह जब सुन्नी वक्फ बोर्ड के पीछे हटने की बात सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो जी न्यूज़ ने सोशल मीडिया को आधार बना करके एक ऑथेंटिक खबर चलाई कथित रूप से, और उसके बाद उस बैकग्राउंड में मैं सुन रहा था, चूँकि मैं टीवी देखता नहीं तो मैं मोबाइल में सुन रहा था, यूट्यूब से स्क्रॉल करते हुए मेरे को दिख गया, मैं जी न्यूज़ सर्च करके नहीं देख रहा था, तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, राम सिया राम वाली भजन चल रही है और फ्रंट में जो है खबर बताई जा रही है। एक पत्रकार जो होता है उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। पत्रकार को संविधान का चौथा स्तंभ कहा गया है, और संविधान में कहीं भी धार्मिक रीति रिवाज या धार्मिक मानसिकता के साथ या धार्मिक माइंडसेट के साथ धार्मिक तौर तरीक़ों से आप अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैं ऐसे टीवी चैनल्स को क्या बोलूँ, मैं तो बेसिकली देखता नहीं हूँ, लेकिन आज आप 8 बजे 9 बजे के आसपास देखिएगा, इस पर एक बहुत बड़ी तरह से नैरेटिव सेट करने वाला है, और अभी मामला पूरी तरह से शांत है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है, कहीं कोई अभी ज़्यादा वो बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ देर बाद अभी देखिएगा 10-15 मिनट अब तो ट्विटर पे ट्रेंड होने लग गया होगा, अभी ट्विटर पे इसकी भूमिका बनने लग गई होगी। ये पक्की सी बात है कि पहला ट्रेंड कर रहा होगा, और कोई ट्रेंड ही नहीं कर सकता इस वक्त। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी चेक करिए जरा आप ट्विटर पे क्या है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो 3-4 ट्रेंड जो है वो ट्विटर पर चल रहे हैं। राम मंदिर बनाना है, राम जन्मभूमि, ये सब मिल करके ये ट्विटर, आपका सोशल मीडिया और आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया, खास करके अर्नब गोस्वामी और शाम को सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना, तो ये लोग मिल करके अब शाम को जो है एक अखाड़ा सजाएंगे और इस पूरे मामले को एक जहर की तरह फैलाएंगे। मतलब एक समझ लीजिए ना कि अभी तक मामला बिल्कुल शांत है, अब ऐसा फील कराया जाएगा कि मुस्लिम पक्ष हार गया और हिंदू पक्ष जीत गया, ये देश हिंदू राष्ट्र है, इस देश में हिंदुओं की चलेगी, इस देश में हिंदू ही रहेगा, ये सब फैलाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो है एक पक्ष में जो है द्वेष का जन्म देगा, मुस्लिम पक्ष में एक तरह का द्वेष आएगा, गुस्सा क्रोध आएगा, और हिंदू पक्ष में एक तरह का घमंड आएगा, और ये कहीं ना कहीं एक क्लैश को जन्म देता है जिसको हम एक दंगे के रूप में बाद में देखते हैं। तो अगर आप पोस्ट डिसीजन, जो कि भी आया भी नहीं है, पोस्ट प्रोसीडर कोर्ट का जो है, उसके बाद कोई इस तरह की झड़प देख रहे हैं, तो उसमें अगर आपको मैं कहूँगा अगर आप FIR करवाना चाहें या कहीं PIL दाखिल करवाना चाहें तो आप सबसे पहले टीवी चैनलों पे करवाइएगा, और जो ट्विटर पे कुछ ट्यूटोरियल हैं उनके खिलाफ PIL दाखिल होनी चाहिए इस पूरे मामले में। सर, मेरे मन में बहुत ही सही सवाल आ रहा है, चूँकि आपने इस बारे में बात करी। सर, हम देखते हैं कि जब टीवी पर इस तरह की भूमिकाएं बनाई जाती है तो उसका असर हमारे उन गलीचों में भी होता है जहां पर हम रहते हैं, उन शहरों में, जैसे हम संवेदनशील भी कहते हैं। तो सर, ये क्या एक तरह से एक अघोषित मतलब इसके बाद अगर दंगे होते हैं या जो भी चीज़, तो इस पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप इस बात को मानिए कि होगी कुछ नहीं, मैं आपको बता, होना कुछ नहीं इस देश में। नहीं सर, मौलिकता की जो स्वतंत्रता की हम बातें करते हैं तो ये तो गलत है। मौलिकता की उम्मीद टीवी चैनलों से करना अपने आप से बेईमानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश में कल की रिपोर्ट में देख रहा था, करीब 80%, 70 से 80% जो लड़कियां हैं वो कक्षा 8 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती। ठीक है, इस देश का जो लड़कियों का पूरा हमारा प्रपोर्शन है उसका 80% जो है कक्षा 8वीं के बाद, स्टैंडर्ड ऑफ 8th के बाद वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता। इस देश का बड़ा युवा वर्ग जितना कॉलेज में 12th के बाद कॉलेज लाइफ में नहीं जा पाता, जितने जाते हैं उससे दोगुना रह जाते हैं। इस देश में अपनी इससे ऊपर वाली पीढ़ी को देखिए, जिस जनरेशन के हम लोग हैं उससे पहले वाली जनरेशन देखिए,
उसकी 70% से 60% से लेके लोग जो है इलिटरेट हैं, क्योंकि हम 90s के दशक हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत, अब थोड़ा कुछ सही हो रहा है लेकिन और ज़्यादा स्थिति खराब थी। तो उधर के लोग इलिटरेट हैं, इधर के लोग कॉलेज जाते नहीं हैं, जा नहीं पाते, सोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, उस तरह का संसाधन नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो ये सब मिल करके जो भारत की 125 करोड़ आबादी को का जो प्रोपोर्शन है, उसमें से 25 से 30 या 35 करोड़ लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। बाकी के लोग को जो टीवी चैनल बताएंगे वो लोग मासूम लोग हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं है, उस चीज़ को मान लेते हैं। और ये जो बड़ी संख्या है ये तय करती है कि सरकार किसकी रहेगी, क्या सलत, उनको सही गलत क्या है वो तय करते हैं। उसी सही गलत के आधार पर चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा है तो सरकार बना लेते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि इस देश में सब कुछ ठीक है, या इस देश में आप इस तरह के चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपको मेजॉरिटी सीट मिली है। आप कह दीजिए कि हमारे पास 272 300 से ऊपर सीटें आई हैं और मैं जो कर रहा हूँ सब सही है, तो सीट जीत करके आप हर चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपसे पूछा जाए भाई नोटबंदी आपका गलत निर्णय था, भाई हमारे पास सीटें 300 से ऊपर है। जीएसटी गलत निर्णय था, हमारे पास सीटें 300 से हैं। राम मंदिर पे आपका स्टैंड इस तरह का नहीं होना चाहिए, आप सरकार में हैं, आपके गरिमा बना के रखिए, मेरे 300 सीटें हैं, हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर था। तो हर चीज़ को आप उससे जोड़ रहे हैं। और किससे जोड़ रहे हैं? वो जो 70% लोग हैं इस देश के जो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास उस तरह का शिक्षा का स्तर नहीं है, संसाधन नहीं है, उनके कारण आप चीज़ों को सही नहीं ठहरा सकते, और वो बात सही भी नहीं है। तो हमारी जो भूमिका होती है, खास करके जो लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं, उनकी भूमिका होती है कि उन लोगों तक जाने के बाद उनको अपने स्तर से अवेयर करें कि ये मुद्दे जो हैं आपके असल मुद्दे नहीं हैं। राम मंदिर बने और बात चाहे मस्जिद बने, कुछ भी बने, आप पूजा घर पे भी करते हैं, वहाँ भी जाके करेंगे। पूजा करने का स्थल होगा, वो एक आस्था का विषय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उससे जो है राम मंदिर किसी को 50 लाख रोजगार नहीं दे देगा। राम मंदिर कोई रेलवेज नहीं है, राम मंदिर कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं है, राम मंदिर कोई आपका जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मंदी आई हुई है उसको दूर करने के लिए नहीं आ रहा कि वो वहाँ के चढ़ावे से बजट पास होगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम कर जाएगा। राम मंदिर जो है आपको बाइंग पावर आपकी नहीं बढ़ा देगी। राम मंदिर जो है आपका जो जीडीपी की स्थिति है 5% अभी जो फर्स्ट क्वार्टर में हमने नोटिस किया है, अब माना जा रहा है कि सेकंड क्वार्टर में ये 6.1 तक आएगी, जबकि पिछली बार इसी क्वार्टर में 6.8 थी। जो 0.7% की 7% की जो घटोतरी हो रही है वो राम मंदिर से थोड़ी दुरुस्त हो जाएगा। तो देश के जो असल मुद्दे हैं उसको भी एड्रेस टीवी को करना चाहिए। एक टाइटल सूट है, एक विशेष वर्ग का आस्था का मुद्दा है, 2 वर्गों का। 2 वर्ग जो है राम मंदिर गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है, वो निर्णय सुरक्षित है। इतनी सी खबर है ये, इससे ज़्यादा की खबर नहीं है कुछ। लेकिन सर कहते हैं कि इसे मतलब जो है, कई लोग कहते हैं कि ये धर्म का विषय है, ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम जो हैं इस जो अयोध्या के राजा थे और राम भगवान के तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं। राम को श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। और जब भी हम आस्था पर बात लेकर देखते हैं तो ये भी देखा जाता है कि कई जो लोग हैं वो इस पर किसी तरह की बहस नहीं चाहते। हालांकि लोग ज़रूर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो उन्हें स्वीकार होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बनना चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि राम जन्मभूमि पे ही राम मंदिर बननी चाहिए एक विशेष वर्ग का, बहुसंख्यक वर्ग का अपना एक आस्था का विषय है। इस पे टिप्पणी करने के लिए कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी एंकर या कोई भी रिपोर्टर मुझे लगता है कि अधिकार नहीं रखता किसी के आस्था पे टिप्पणी रखने का। भारत में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से 25 तक आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस देता है कि आप जितना भी चाहें अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उसकी मौलिक अधिकार है, वो आस्था रखे ना रखे उसकी अपने अधिकार है, उस पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। उसका ये मानना है कि वहाँ राम मंदिर था तो ठीक है, वहाँ राम मंदिर था। उनका ये मानना है कि वहाँ पर राम मंदिर राम जन्मभूमि है तो ठीक है, उनका ये मानना है। तो उसका आपका फिर दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षों का कहना है कि नहीं, वहाँ पर कभी था ही नहीं। तो दोनों में क्लैश हुआ तो वो लोग कोर्ट गए। अब कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब अलग बात है कि आप एथिस्ट हों या मैं एथिस्ट हूँ, मैं नहीं मानता कि भगवान होते हैं, या आप नहीं मानते भगवान होते हैं, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए वो एक निर्णय होगा, उसका वो स्वागत करेंगे। और हमको भी, जो कि हम भगवान में बिलीव नहीं करते हैं तब भी हम, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर नहीं करते हैं तब भी हमको
कोर्ट के निर्णय के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि देश में न्यायपालिका ही सर्वोच्च है न्यायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। न्याय देने का काम न्यायपालिका का है और उस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। तो ये मामला यहीं तक सीमित है, इससे ज़्यादा अब खुशी मना सकते हैं आप, लेकिन इसका मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अगला हार गया, अगला जो आपके देश में रह रहा, जिसका आपके देश में क्या रह रहा उसका ही देश है ये। आपके देश में आपके देश का में उतना ही हिस्सेदार है जितना आप हैं, उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो इनसिक्योर है, वो हार गया है, वो 2 कौड़ी का इंसान है, उसको रहने का अधिकार नहीं है, देश हिंदुओं का देश है। ये मैसेज जो डिलीवर होने का भी शुरू हो गया है सिस्टम ट्विटर पे, ये नहीं होना चाहिए। पता नहीं है कि जो है किसके पक्ष में आया है, लेकिन टीवी चैनल तो ये मान के चल रहे हैं कि राम मंदिर ही बनेगा। और सुप्रीम कोर्ट देखिए, भारतीय संविधान में को आप पढ़िए, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते हैं। आर्टिकल 19(2) भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(2) आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देता है। रीजनेबल कहते हैं, रीजनेबल मतलब कम, छोटा सा रिस्ट्रिक्शंस अपने बोलने में, यानी कि आपके बोलने के अधिकार पे वो थोड़ा सा कैप लगाता है, जिसको हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। आप इतना नहीं बोल सकते कि दूसरे के बोलने के अधिकार या उसकी स्वतंत्रता को आप प्रभावित कर दें, दूसरे नागरिक के। आप इतना ही बोल सकते हैं। आपने आपकी जो आज़ादी है वो बिल्कुल जो है व्यापक है, लेकिन असीमित नहीं है। व्यापक है, ब्रॉड है, बट नॉट अनलिमिटेड। आप किसी को गाली थोड़ी बक सकते हैं। तो आर्टिकल 19(2) में 7-8 चीज़ें दी गई हैं कि आप किसी को इस तरह से नहीं बोल सकते कि उसका मानहानि हो जाए, जिसको हम डिफेमेशन बोलते हैं। आप कुछ इस तरह से नहीं बोल सकते कि जिससे कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन है वो खराब हो जाए। आप कुछ इस तरह का नहीं बोल सकते कि जिससे हमारा पब्लिक ऑर्डर, शब्द दिया गया है पब्लिक ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। तो अगर आप इस तरह से कुछ बोल रहे हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(2) का वायलेशन है। इसमें एक चीज़ और दिया गया है, आप इस तरह का कुछ नहीं बोल सकते हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, अदालत की अवमानना हो। और इसको परिभाषित करते हुए, मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है, इसको परिभाषित करते हुए संविधान निर्माताओं ने इसमें लिखा है कि अगर कोई मुद्दा ऑलरेडी कोर्ट में है, और इसमें कई सारे निर्णय भी है सुप्रीम कोर्ट के, उस पर अगर आप पहले ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अगर ये मैसेज लोगों तक जा रहा है कि अदालत या न्यायपालिका फिक्स है, अगर आप ये कह रहे हैं कि निर्णय तो यही आएगा, तो ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? आपकी जस्टिस से बात हुई है? आप ये प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके टच में है, या आप निर्णय फिक्स करवा के रखे हैं? सरकार जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, अगर ये बार बार बोल रहे हैं उनके मंत्री कि वहाँ राम मंदिर ही बनेगा, तो यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट उनके दबाव में काम कर रहा है, सेम मैसेज जा रहा है। तो एक तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हालांकि अलग बात है कि न्यायपालिका किस आधार पर उनको नोटिस नहीं जारी करता या करता होगा, मुझे नहीं पता उसमें होता क्या है, लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो निर्णय क्या आएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन चर्चाएँ उसी कंटेम्प्ट करेंगे अदालत की, और हम लोग चर्चाएं उसी पे करेंगे कि हाँ हाँ राम मंदिर ही बन रही है, और इस तरह का मैसेज बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि इस पूरे मामले में जो कई कथित राष्ट्रवादी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, उन्होंने जो रुख अपनाया है वो इस पूरे मामले को भुनाने जैसा लग रहा है। ये कथित राष्ट्रवादी चैनलों की बात नहीं है, ये राष्ट्रवादी पार्टियों की भी बात है, जो लोग ताकत में हैं। जो मैं मतलब एक नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, जो हम सुबह से देख रहे हैं जी। वो टूल है, जो आपके चैनल से क्या है, वो टूल है आपकी सरकार की आइडियोलॉजी को, सरकार के माइंडसेट को चैनलों के जरिए लोगों तक पहुंचाना। उसमें क्या होगा कि आप 4 लोगों को बैठा के डिबेट करना शुरू कर दीजिए। आपने 2 लोगों को बुला लिया बीजेपी से, 1-2 लोगों को किसी पार्टी से, और बीजेपी वाले को आप ज़्यादा मौका दे रहे हैं। कि ऐसी डिबेट में हम देखते हैं सर, इतना शोर होता है, इतना शोर, और ऐसा लगता है मतलब होता ही नहीं जी, वो डिबेट तो रहता ही नहीं है। वो एक तरीका होता है कि वहाँ पर हारना और जीतना बिल्कुल तय है। देखिए, आप फॉर्मेट तो देखिए टीवी चैनलों का, टीवी चैनलों पर प्रवक्ताओं को बैठा के हराया और जिताया जा रहा है, फिक्स है कि कौन जीतेगा। वो जो लोग उसमें आ रहे हैं उनके क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आंसर दीजिएगा, तो हम आपको क्रॉस क्वेश्चन ये करेंगे, फिर आप ये आंसर दीजिएगा, फिर अगला चुप हो जाएगा। तो आप उनको हरा रहे हैं, टीवी पे चिल्ला के बोल रहे हैं मंदिर तो वहीं बनाएगा, मुल्ला तो बैठ जा, इस तरह की भाषा का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको आप डिमीन कर रहे हैं, उसके आप टीवी पे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों तक ये मैसेज फैला रहे हैं कि इस समुदाय की कोई जगह नहीं इस देश में, जबकि ये समुदाय इस देश में उतना ही हिस्सेदार है जितना कि और लोग हैं। तो कभी ना ख़त्म होने वाली ये बहस है, लेकिन जो कभी ना ख़त्म होने वाला फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुरक्षित कर लिया है। कम से कम खुशियाँ मनाएं। अगर आपको लगता है कि भगवान राम वहाँ पर थे और आप उस आस्था से जोड़ते हैं अपने आप को, तो आपका अधिकार है। मैंने सब जिक्र किया कि 21 से लेकर 25 तक संविधान का अनुच्छेद आपको अधिकार देता है, आप करें, आप खुशियाँ भी मनाएं, क्योंकि आपको कोई केस हो सकता हो कि जीत रहे हो या हार रहे हो तो बात की बात है। लेकिन इन सब के बीच आपका वो भाई
जो आपके साथ कभी स्कूल जाया करता था हाथ में हाथ रख के, जिसके साथ आप लंच बॉक्स शेयर करते थे, उसको ये ना लगे कि वो उसको आप गाली दे रहे हैं या उसको आप नीचा दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये सेकुलर फीलिंग इस देश की, इसको बचाने की जिम्मेदारी नागरिकों की। बिल्कुल। और वाकई में देश जो है वो संविधान से चलता है, भावनाओं से नहीं। तो इसी तारतम्य में अब हम इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। कार्यक्रम में सजेशन देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।